तो आज अपने करने जा रहे हैं असेसमेंट प्रोसीजर। सर असेसमेंट प्रोसीजर तो बहुत बोरिंग चैप्टर है। हाँ, थोड़ा बोरिंग चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग करने का ट्राई करेंगे। सर बहुत बड़ा चैप्टर है। हाँ, हद से ज्यादा बड़ा चैप्टर है। आओ इसको भी चार्ट से करते हैं। ठीक है, असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, ध्यान देना कहाँ से शुरू होगा कहाँ खत्म होगा। ये चार्ट का सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट नहीं है, सिर्फ चार्ट का फर्स्ट पार्ट है। सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे फोकस करें। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं रिटर्न। रिटर्न सेक्शन नंबर 139 अपने ऑलरेडी कल कर लिया, यानी असेसमेंट का एक पोर्शन तो अपने ऑलरेडी कल निपटा चुके हैं। अब आए अपने सेकंड पोर्शन में। वॉइस क्लियर है? बैकग्राउंड में गाना वाना तो नहीं आ रहा है ना? ठीक है। रिटर्न सबसे पहले अपने रिटर्न लगाते हैं। जब अपने रिटर्न लगाते हैं उसके बाद 100% यानी सारे रिटर्न जितने भी लगे हैं ना उन सबका समरी असेसमेंट होता है। 143(1) इंटीमेशन अंडर 143(1) बहुत आया होगा ऑफिस में, पता होगा, इतना तो जानते ही होगा, नॉर्मल है। इसमें क्या होता है, समरी असेसमेंट होता है, मतलब फटाफट एक असेसमेंट कंप्यूटर द्वारा कर दिया जाता है कि कुछ भी डिफरेंस है तो कंप्यूटर एडजस्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद डिटेल्ड असेसमेंट के लिए तुम्हारा फाइल जाता है, वो भी सॉफ्टवेयर द्वारा होता है। जब डिटेल असेसमेंट में तुम्हारा फाइल जाता है तो दो चीजें हो सकती है, या तो एओ सेलेक्ट करेगा या तो सेलेक्ट नहीं करेगा। अगर सेलेक्ट नहीं करेगा तो फिर खत्म बात, तब तक असेसमेंट हुआ ही नहीं, फिनिश ओवर, घर में आराम करो। अगर सेलेक्ट किया, अगर वो सेलेक्ट किया तो सिर्फ तुम्हारे रिटर्न के बेसिस पे थोड़ी ना वो तुम्हारा असेसमेंट कर सकता है, उसको तो और इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, और डिटेल चाहिए। रिटर्न क्या होता है, तो समरी होती है सर, छोटी सी एक पेज में सब कुछ लिखा रहता है, सिर्फ उससे थोड़ी हो पाएगा। तो वो क्या करेगा, 142(1) का नोटिस तुमको देगा। वो तुमको एक नोटिस देगा 142(1) में, जिसका दो सब पार्ट होता है, 142(1)(1), 142(1)(2). 1 वाले में वो तुमसे रिटर्न भरवा सकता है, ऑलरेडी रिटर्न भर दियो फिर भी तुमसे रिटर्न भरवा सकता है, तुम रिटर्न नहीं भरे हो फिर भी तुमसे रिटर्न भरवा सकता है, और इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के लिए बोलेगा। दो चीज बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन सबमिट मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मंगवाएगा तुमसे। जब ये सब कुछ तुम लेके आओगे उसके बाद दो ऑप्शन है उसके पास। पहली बात, या तो वो अपने दो पावर का यूज करेगा, मतलब तुमने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया उसको नहीं समझ में आ रहा है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता है ना, वो तो एओ है, ऐसा थोड़ी कि उसको बैंकिंग का भी सब नॉलेज है, उसको होटल इंडस्ट्री का भी सारा नॉलेज है, उसको फ्लाइट इंडस्ट्री का भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना टेक्निकली। तो क्या होगा, वो क्या करेगा, स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। 142(2)(a) सेक्शन नंबर लर्न करते चलेंगे, 142(2)(a) में स्पेशल ऑडिट के लिए दे देगा। मतलब एक सीए है जो सीजी अपॉइंट करता है और उसको बोलेगा कि भैया तुम इसका ऑडिट कर दो, हमको एंड में सिर्फ अपना रिपोर्ट सबमिट कर दो, उसके बेसिस पे हम असेसमेंट कर देंगे, क्योंकि हमको उतना ज्यादा नॉलेज है नहीं। या क्या कर सकता है, वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है। 142(a) वैल्यूएशन ऑफिसर फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा अपने में, अपने कैपिटल गेन में भी पढ़े थे वैल्यूएशन ऑफिसर के बारे में। तो 142(a) में वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास चला जाएगा, बोलेगा ये फिक्स्ड एसेट बन रहा है, ये एसेट वगैरह जो भी है इसका वैल्यू कर दो, क्योंकि हम वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उसका काम असेसमेंट करना ना, वैल्यूएशन करना उसका काम नहीं है, और उसके पास बहुत सारे असेसमेंट होते हैं और कम टाइम पीरियड होता है, तो सब काम अगर वो खुद ही कर लेगा तो फिर उतना टाइम में मैनेज नहीं कर पाएगा ना, इसलिए ये दो पावर। या तो वो डायरेक्ट रेगुलर असेसमेंट में भी जा सकता है, चाहे तो वो ये दो पावर का यूज नहीं करेगा, सीधा असेसमेंट स्टार्ट कर देगा। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन वो चूज कर सकता है। अच्छा, ये दोनों पावर यूज करने के बाद जो रिपोर्ट है उससे वो रेगुलर असेसमेंट स्टार्ट कर देगा। रेगुलर असेसमेंट 143(3) में होता है, सेक्शन नंबर है 143(3). लेकिन 143(3) में रेगुलर असेसमेंट करने से पहले शो कॉज नोटिस नहीं बोलते इसको, एक्चुअली नोटिस ही बोलते हैं, पर एक तरह से शो कॉज नोटिस ही है ये। 143(2) में पहले नोटिस आएगा फिर रेगुलर असेसमेंट स्टार्ट होगा। रेगुलर असेसमेंट मतलब कुछ नहीं, चाय पे चर्चा, आपको बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा, स्क्रूटनी वगैरह चलेगी, ये सारे काम। ये तो तब है जब कहानी बहुत सुंदर चल रही है, तो हर बार कहानी सुंदर थोड़ी ना चलेगी। तुमने रिटर्न लगाया ही नहीं, मान लो अगर तुमने रिटर्न नहीं लगाया तो वो तुमको बचा देगा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट स्टार्ट कर देगा। अगर तुमने स्पेशल ऑडिट या वैल्यूएशन ऑफिसर को उसने जो बोला था और ये उन्हें कि इसके पास चले जाओ इससे ऑडिट करवा लो, और तुम नहीं करवाते हो या तुम उसका बात नहीं मानते हो ऑडिटर वगैरह का, तो भी वो तुम्हारा बचा सकता है। इसलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो भी तुम्हारा बचा देगा। अब असेसमेंट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, ऑर्डर आएगा। ऑर्डर आता है डिमांड ऑर्डर 156 में, ठीक है, 156 में डिमांड ऑर्डर आएगा। दो बातें होंगी, या तो तुम एक्सेप्ट करोगे या तो तुम नहीं एक्सेप्ट करोगे। अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो पे कर दो,
खत्म, असेसमेंट फिनिश ओवर। नहीं एक्सेप्ट करते हो तो तुम डरा नहीं पाओगे, इस बार डी नहीं होता इसमें, बाकी होता है अपील रिवीजन रेक्टिफिकेशन। अपील रिवीजन रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकते हो। और एक बार फिर से करते हैं। रिटर्न 139 में लगता है, याद है 139 की पूरी सीरीज पढ़े थे अपने, तो रिटर्न 139 में अपने लगा, उसके बाद होगा समरी असेसमेंट 143(1) में, जिसमें वो कंप्यूटर द्वारा बस मैच कर लेंगे कि रिटर्न में जो फिगर दिया है और जो लॉ में लिखा रहता है वैसा मतलब मैच हो रहा है कि नहीं। सिंपल सा असेसमेंट है। और अब 100% जितने भी रिटर्न लगते हैं सबका समरी असेसमेंट होता है 143(1) में। इनफैक्ट अब तो काफी जल्दी भी आ जाता है, 15-20 दिन, 1 महीना के अंदर आ जाता है। ऐसे टाइम लिमिट ज्यादा है लेकिन 1 महीना के अंदर आ जाता है समरी असेसमेंट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कंप्यूटर द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा कि डिटेल्ड असेसमेंट करना है कि नहीं। अगर डिटेल असेसमेंट नहीं करना है तो बात खत्म, अगर डिटेल असेसमेंट करना है तो एओ करेगा। तो एक चीज तो मेरे को ये समझ में आई कि डिटेल्ड असेसमेंट मैनुअली होता है, समरी असेसमेंट कंप्यूटर द्वारा होता है, राइट। समरी असेसमेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर असेसमेंट करके दे दिया फटाफट। डिटेल्ड असेसमेंट मतलब मैनुअली एओ खुद बैठेगा तुम्हारे साथ, चर्चा करेगा, डॉक्यूमेंट्स देखेगा, फिर असेसमेंट करेगा। असेसमेंट करने के लिए उसको सबसे पहले 142(1) का नोटिस देना पड़ेगा, जिसमें वो क्या कर सकता है, तुमसे रिटर्न भरवा सकता है अगर तुमने रिटर्न नहीं भरा है तो, या तुमसे इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है। जब तुमसे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो दो चीज करता है, तो खुद ही रेगुलर असेसमेंट स्टार्ट कर दे, और अगर उसको समझ नहीं आ रहा है क्या तुमने दिया है तो वो दो काम कर सकता है। 142(2)A में स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, 142A में वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता है, और या तो स्ट्रेट अवे रेगुलर असेसमेंट कर देगा। रेगुलर असेसमेंट का सेक्शन होता है 143(3), पर रेगुलर असेसमेंट करने से पहले एक नोटिस देना पड़ेगा उसको 143(2) में, OOBH टाइप समझ लो, OOBH देगा 143(2) में। अगर तुमने रिटर्न नहीं लगाई तो वो तुम्हारा बचा देगा 144 में, और अगर स्पेशल ऑडिट और वैल्यूएशन ऑफिसर की बातें तुमने नहीं मानी तो भी वो तुम्हारा बचा सकता है 144 में। मतलब अगर मैं तुम लोग को एक बात बोलूं कि एक चीज हमेशा कंफ्यूजन रहता है सबको, अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ इस चीज को, कि असेसमेंट तो सिर्फ दो ही सेक्शन में होते हैं, 143(3) या 144, और कोई सेक्शन नहीं है। 147 ये सब कोई सेक्शन नहीं है, ये सब यहीं पे रूट हो जाएंगे अल्टीमेटली जब एंड में अपने पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो सिर्फ दो ही सेक्शन में हमें हो सकता है असेसमेंट, और कोई सेक्शन है नहीं है। फिर डिमांड ऑर्डर आएगा 156 में, एक्सेप्ट करते हो तो पे कर दो, खत्म बात। नहीं एक्सेप्ट करते हो तो अपील रिवीजन रेक्टिफिकेशन में चले जाओ। पूरा फ्लो क्लियर है सबके माइंड में, कहां से स्टार्ट किया था कहां पे एंड हो रहा है आके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपना स्टार्ट होता है 139 से, अपने ऑलरेडी कर लिया रिटर्न। अब चल रहे अपने समरी असेसमेंट 143(1) में। 143(1) इज द इंटीमेशन, इसको हम लोग प्यार से इंटीमेशन भी बोलते हैं। पेज नंबर में आ जाओ सब कोई, पेज नंबर 163। अच्छा, यहाँ पे नंबर लिखते चलना है सेक्शन नंबर के बाद में, ताकि जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो तुमको पता रहेगा कि किस सीक्वेंस में रिवाइज करना है। ओके, सबसे पहले रिटर्न फाइल करते हो, फिर वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन तो आजकल डिजिटली हो जाता है। उस देखे ना कि मतलब तुम अपना आधार नंबर अगर तुम्हारा लिंक है तो डायरेक्टली ओटीपी जनरेट करके भी तुम वेरीफाई कर सकते हो आजकल। फिर आईटीआर प्रोसेस होता है और इंटीमेशन इशू होता है 143(1) में। इसको समरी असेसमेंट भी बोलते हैं, और आजकल 100% जितने भी रिटर्न लगते हैं सबके प्रोसेसिंग 143(1) में होता ही होता है। लेकिन 143(1) में होता क्या है, डिपार्टमेंट तुम्हारा रिटर्न को प्रोसेस करेगा और कंप्यूट करेगा तुम्हारा टोटल इनकम या लॉस जो भी है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। वो टोटल 4 एडजस्टमेंट कर सकता है, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है। कौन से 4 एडजस्टमेंट वो कर सकता है, वो एडजस्टमेंट कर सकता है तुम्हारा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी से रिलेटेड। कोई अरिथमेटिकल एरर अगर तुमने कर दिया है रिटर्न भरते टाइम तो उसको रेक्टिफाई कर देगा। कोई इनकरेक्ट क्लेम तुमने लिया है जो एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, मतलब देख के समझ में आ रहा है कि ये तुमको नहीं मिलना चाहिए, तो वो तुमको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लो तुमने 10AA ले लिया और साफ साफ दिख रहा है कि तुम सेज यूनिट नहीं हो, तो सेज यूनिट को ही 10AA मिलता है, तुमने गलती से भर दिया तो उसको रिजेक्ट कर देगा, इनकरेक्ट क्लेम को हटा देगा। तो क्या करेगा वो, कोई भी अरिथमेटिकल एरर है या इनकरेक्ट क्लेम है विच इज एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स, तो उसको रेक्टिफाई करेगा। दूसरा चीज वो क्या करेगा, डिसअलाउ करेगा एक्सपेंसेस या इंक्रीज करेगा इनकम इंडिकेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट कंसिडर्ड इन टोटल इनकम। मतलब ऑडिट रिपोर्ट तुम्हारा जा रहा है 44AB में, ठीक है, तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट में एक डिसअलाउंस दिया था एक्सपेंस का, पर तुमने उसको रिटर्न में कंसीडर नहीं किया, तो 143(1) में
वो कंसिडर कर लेंगे, डिसअलाउ कर देंगे उसको। दूसरी चीज क्या है, वो डिसअलाउ कर देंगे तुम्हारा लॉसेस क्लेम और डिडक्शन अंडर 10AA अगर रिटर्न फाइल नहीं किए हो टाइम से। याद है ना, ड्यू डेट में अगर रिटर्न नहीं फाइल करते हो तो लॉसेस को डिसअलाउ कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो ये वाला चीज हो जाएगा। पहले ये भी होता था फोर्थ नंबर वाला, सिर्फ 1/4/2008 के बाद से इसको हटा दिया गया कि 26 ईयर्स और जो तुम्हारा टीडीएस क्रेडिट है उसमें जो मिसमैच होता है उसको भी देखा जाता था 143(1) में, अब ये नहीं होता है। तो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, तुम चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो। ठीक है। तो टोटल 3 एडजस्टमेंट अपने करने वाले, डिपार्टमेंट 3 एडजस्टमेंट करेगा 143(1) में। सेक्शन नंबर क्या है, जल्दी बोलो। 143(1) इंटीमेशन। इंटीमेशन मतलब जैसे ही रिटर्न लगाओगे इंटीमेशन तुरंत आ जाएगा, उसमें प्रोसेस करेगा तुम्हारे रिटर्न को, टोटल इनकम कंप्यूट करेगा और 3 एडजस्टमेंट कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता है 143(1) में। अरिथमेटिकल एरर या इनकरेक्ट क्लेम है विच इज एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, तो उसका एडजस्टमेंट करेगा। कोई एक्सपेंस डिसअलाउ किया हुआ है या इनकम इंक्रीज की हुई है ऑडिट रिपोर्ट में, तुमने रिटर्न में उसका इफेक्ट नहीं लिया है, तो वो वाला कर देगा। और डिसअलाउ कर देगा लॉसेस अगर तुमने ड्यू डेट के बाद फाइल किया है तो रिटर्न। No adjustment is made without giving intimation to SSC about the adjustment in writing or in electronic mode and giving him a time of 30 days to respond. Adjustment will only be made after जब मिल जाएगा अपने को response या lapse of 30 days if no response is received। यानी वो कोई भी 3 adjustment जो ऊपर वाले करेगा वो आपको करके दे देगा, आपके पास मेल आ जाएगा, जब आप उसको खोलोगे तो आपको रिप्लाई करने के लिए 30 डेज मिलेंगे। 30 डेज के अंदर तुम रिप्लाई कर देना कि एडजस्टमेंट क्यों नहीं होना चाहिए। अगर उसको ठीक लगता है तो अकॉर्डिंगली वो करेगा, अगर उसको नहीं लगता तो वो एडजस्टमेंट कर देगा। और तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। कई बार तुम लोग देखोगे ऑफिस में कोई इंटीमेशन आता है, जब तुम लोग सर को बोलते हो कि ऐसा है तो वो क्या बोलते हैं कि छोड़ दो, रहने दो, करने दो। वो सीधा यही बोलता है क्योंकि वो 30 डेज लैप्स हो जाना देना चाहते हैं, इसीलिए। अब इंटीमेशन कब तक आता है, इंटीमेशन शैल बी सेंड विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। जिस साल रिटर्न लगाओगे, जिस साल का रिटर्न नहीं बोल रहा है, जिस साल रिटर्न लगाओगे उस साल के एंड से 9 मंथ के अंदर हो जाएगा। यानी अगर मैं 21-22 में रिटर्न लगाता हूं तो मेरा इंटीमेशन कब तक आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में रिटर्न लगा रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 20-21 का करेक्ट, फाइनेंशियल ईयर 20-21 का 21-22 में लगाऊंगा, तो इसका इंटीमेशन कब तक आ जाएगा मेरे पास, वेरी गुड, 31/12/2022 तक मेरे पास इंटीमेशन आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर 20-21 का। इसका ये मतलब होता है 9 मंथ्स। अब इंटीमेशन आया तो क्या हो सकता है, अगर एग्री करते हो टैक्स पेबल है पे कर दो, जितना इंटीमेशन में एडजस्ट हुआ उसके बाद तुम्हारा पेबल आया तो पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स रिफंड आया, एग्री करते हो, कुछ नहीं करना है, अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा, उनके टाइम पीरियड के हिसाब से तुम्हारे अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो जाएगा। अगर डिसएग्री करते हो तो सिर्फ रेक्टिफिकेशन और अपील कर सकते हो, रिवीजन पॉसिबल नहीं है। इस लाइन को यहाँ लिख लो, जब रिवीजन चैप्टर करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि रिवीजन सिर्फ ऑर्डर का होता है और इंटीमेशन इज नॉट एन ऑर्डर। इसका नाम में इंटीमेशन है तो ऑर्डर कैसे हुआ, वो सिर्फ इंटीमेट कर रहा है, तुमको बता रहा है कि तुम्हारा इतना ड्यूज होगा या इतना रिटर्न आएगा या जो भी है, बस वो इंटीमेट कर रहा है तुमको और कुछ नहीं कर रहा है। तो हमने रिटर्न लगा दिया, रिटर्न लगने के बाद 100% रिटर्न प्रोसेस होता है। सेक्शन नंबर 143(1) में इंटीमेशन भी इसको बोलते हैं, समरी असेसमेंट भी इसको बोलते हैं। ओके, यहाँ पे सिर्फ 3 एडजस्टमेंट अपने कर सकते हैं। क्या 3 एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कंप्यूट करता है वो टोटल इनकम, और 3 एडजस्टमेंट करता है अरिथमेटिकल एरर या इनकरेक्ट क्लेम्स है कोई तो उसको रेक्टिफाई करेगा, उसका एडजस्टमेंट करेगा विच इज एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। कोई डिसअलाउ कर देगा एक्सपेंस या इंक्रीज इन इनकम अगर वो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन्ड है बट तुम्हारे आईटीआर में नहीं है, उसी को ही। ओके, और 6A का हेडिंग सी में जो 6A का डिडक्शन है ATRRB वगैरह से रिलेटेड और 10AA या लॉसेस का, तो ये सब डिसअलाउ कर देगा अगर तुमने रिटर्न ड्यू डेट से पहले नहीं फाइल किया। ड्यू डेट क्या है सबको पता है ना, वही 92E वाला है तो नवंबर, 30 नवंबर, अदरवाइज 31 अक्टूबर, और हम जैसे लोगों के लिए 31 जुलाई। ओके, अच्छा एडजस्ट कर देगा क्या, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं देगा क्या, देगा ना, 30 दिन का अपॉर्चुनिटी देगा, 30 दिन का टाइम पीरियड रहेगा, 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड कर दो तो ठीक है, नहीं रिस्पॉन्ड करोगे तो वो एडजस्ट कर देगा।
कितने दिन के अंदर इंटीमेशन आएगा? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। मतलब जिस साल का रिटर्न लगा रहे उस साल से 9 month नहीं काउंट करेंगे, जिस साल फाइल कर रहे हैं उस साल के एंड से 9 month काउंट करेंगे। ओके अच्छा, एट एनी गिवन सिनेरियो फाइनेंशियल ईयर 2021 का रिटर्न 21-22 के फाइनेंशियल ईयर के मिड तक लग ही जाएगा, उसके बाद नहीं लगेगा। याद करो 139(4) बिलेटेड रिटर्न कब तक लगा सकते हैं? असेसमेंट ईयर के ठीक 3 महीना पहले तक, करेक्ट। यानी वो किसी भी सिनेरियो में नेक्स्ट ईयर तक तो लग ही जाएगा और उसका इंटीमेशन उसके 9 महीना के अंदर तक आ ही जाएगा। वैसे जनरली इंटीमेशन 30 दिन के अंदर ही आ जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता आने में, आजकल कंप्यूटर से होता है ना। अच्छा, इंटीमेशन तुमको तभी आएगा जब ये 3 केसेस होंगे, अदरवाइज जो तुमको एक्नॉलेजमेंट मिला है उसी को ही डीम्ड इंटीमेशन मान लिया जाए। क्या 3 केसेस होंगे? where tax as or interest is found payable after making adjustment, यानी एडजस्टमेंट करने के बाद कोई टैक्स या इंटरेस्ट पेबल आ रहा है, टैक्स इंटरेस्ट फाउंड रिफंडेबल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट रिजल्ट इन इंक्रीज और डिक्रीज इन लॉस इवन दो देयर इज नो चेंज इन टैक्स। अगर ये 3 सिनेरियो है तो ही इंटीमेशन 143(1) का आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। पहले हर सिनेरियो में आता था, फिर अमेंडमेंट कर दिया, बोला बस ये 3 होगा तभी। और इसमें भी अगर ध्यान दो तो इसमें अगर ध्यान से इस 3 को पढ़ोगे तो तुमको ये समझ में आएगा कि बोल रहा है कि जब जब एडजस्टमेंट होगा और कोई चेंजेस होगा तो ही इंटीमेशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मतलब एडजस्टमेंट होगा तो इंटीमेशन आएगा नहीं, एडजस्टमेंट होगा और उसकी वजह से कोई चेंज होगा, आइदर टैक्स पेबल आएगा, आइदर टैक्स रिफंडेबल आएगा, आइदर लॉस इंक्रीज डिक्रीज होगा तो ही इंटीमेशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दैट इज 143(1) फॉर यू। ओके तो हमने ये भी कर लिया। चलो 143(1) गया। एडजस्टमेंट एज इन ये जो पढ़ा अभी हमने, अरिथमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस जो ऑडिट रिपोर्ट में है पर तुम्हारे आईटीआर में नहीं है, डिसअलाउंस ऑफ लॉसेस अगर ड्यू डेट में फाइल नहीं हुए। अगर ये 3 एडजस्टमेंट करते हैं और इस 3 एडजस्टमेंट की वजह से टैक्स आता है या रिफंडेबल आता है या लॉस इंक्रीज हो जाता है तो उस सिनेरियो में आपको इंटीमेशन आएगा, अदरवाइज इंटीमेशन नहीं आएगा। और कब तक आएगा? 9 महीना के अंदर आएगा, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी अपने डेट्स भी संग संग लर्न करते चलेंगे, कब तक कब आना चाहिए, तो ये साथ साथ मन में बोलते रहना क्योंकि आगे बहुत सारे डेट्स आने वाले, ठीक है, नहीं तो सब मिक्स मैच हो जाएगा, माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए अभी एक एक जैसे जैसे सेक्शन आएगा वैसे वैसे उसकी डेट्स लर्न करते चलेंगे। तो इंटीमेशन कब तक आएगा? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। अब क्या होगा? डिटेल्ड असेसमेंट। डिटेल्ड असेसमेंट जो होगा या तो सेलेक्ट होगा या तो सेलेक्ट नहीं होगा। अगर सेलेक्ट होगा तो 142(1) का नोटिस आएगा, अगर सेलेक्ट होगा तो 142(1) का नोटिस आएगा अपने पास। चलो 142(1) में आ जाते हैं। In order to make assessment of AO or prescribed IT authority not below the rank of ITO, ये भी थोड़ी देर बाद समझेगा, अपने एक नोटिस देंगे सेक्शन नंबर 142 में टू दी एसएससी हु हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर 139, जिसने रिटर्न फर्निश कर दिया उसको भी नोटिस जा सकता है, और whose case time allowed under 139 is expired and return is not furnished, यानी जिसने रिटर्न नहीं लगाया उसको भी अपने बोल सकते हैं रिटर्न लगाओ। लेकिन ये कब बोल सकते हैं? जब 139 का टाइम एक्सपायर हो जाएगा, उसके पहले नहीं। यानी अगर मैं आपको एक बात बोलूं, अगर 139(4) में बिलेटेड रिटर्न लगता है और 139(4) में मैंने बिलेटेड रिटर्न नहीं लगाया तो 2 चीजें हो सकती है, मेरे को 142(1) का नोटिस आ सकता है या वो चाहे तो डायरेक्टली बजा भी सकता है 144 में, राइट। याद करो रिटर्न चैप्टर में पढ़े थे। ओके अगर मेरा 139(1) का ड्यू डेट भी नहीं मीट होता तो भी ये 2 चीज हो सकते हैं। हाँ दोनों में हो सकता है। 139(1) में भी के बाद भी वो लोग तुमको भेज सकते हैं कि रिटर्न लगाओ, क्योंकि 139 इज द मेन ड्यू डेट। अब सुनो फर्स्ट लाइन क्या बोलता है इसका, इन ऑर्डर टू मेक असेसमेंट, यानी अगर असेसमेंट करना है, अगर असेसमेंट करना है तो 142(1) देना ही पड़ेगा, अदरवाइज असेसमेंट होगा ही नहीं। तो 142(1) किसके लिए है? इसका नाम भी यही है, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। असेसमेंट होने से पहले इंक्वायरी करेगा।
तो असेसमेंट होने से पहले 142(1) में वो तुमको एक नोटिस देगा, वो नोटिस में बोलेगा कि पहले बात तो नोटिस किसको देगा, जिसने रिटर्न नहीं लगाई है उसको भी दे सकता है, जिसने रिटर्न लगाई है उसको भी दे सकता है। पर्पस क्या है नोटिस का, वहां पे वो तुमसे रिक्वायर करेगा कि अकाउंट्स दो, डॉक्यूमेंट्स दो, वेरियस अदर इन्फॉर्मेशन दो, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी दो। अकाउंट्स दो, डॉक्यूमेंट्स दो, अदर इन्फॉर्मेशन दो, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी दो, और जिसने रिटर्न नहीं लगाया उसको बोलेगा रिटर्न लगाओ। ठीक है, ये सारी चीजें वो नोटिस तुमको बोल सकता है। लेकिन मान लो तुमको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, अदर देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंफॉर्मेशन है, तो उस सिनेरियो में अगर तुमको वो इंफॉर्मेशन मंगाना है तो तुमको परमिशन लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल जेसीआईटी का। अच्छा, असेसमेंट चैप्टर जब भी पढ़ रहे हैं तो असेसिंग ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग असेसिंग ऑफिसर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने को प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा जेसीआईटी का, उसके बाद ही अपने वो मैटर मंगवा सकते हैं जो मैटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है। मैक्सिमम कितना पीरियड का एसेट एंड लायबिलिटी मंगवा सकते हैं? 3 years प्रायर टू प्रीवियस ईयर। मैक्सिमम 3 years प्रायर टू प्रीवियस ईयर तक का ही एसेट एंड लायबिलिटी का अपने मंगवा सकते हैं डिटेल। जिन्होंने रिटर्न नहीं लगाया है, जब हम उनको बोलते हैं रिटर्न लगाने के लिए, तो माना जाएगा कि वो रिटर्न सेक्शन नंबर 139 के तहत ही फाइल किया गया। ठीक है, वो रिटर्न को 139 के तहत ही फाइल किया, डीम कर देंगे उसको। कोई टाइम लिमिट है क्या 142(1) का? नहीं, 142(1) का कोई टाइम लिमिट नहीं है कब इशू करना है, जैसे इंटीमेशन का था ना 9 months वैसे करके, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन इस 142(1) किस लिए है? ताकि हम लोग असेसमेंट कर पाए 143। लेकिन 143(3) का तो टाइम लिमिट है, ठीक है, अभी पढ़े नहीं है लेकिन समझो एक है, असेसमेंट का एक टाइम लिमिट है। तो ऑब्वियसली ये नोटिस उसके पहले आना चाहिए, तभी तो असेसमेंट कर पाएगा ना। अगर असेसमेंट का टाइम लिमिट ही एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद ये नोटिस देके क्या होगा, क्योंकि असेसमेंट ही नहीं कर पाएगा। ये नोटिस तो असेसमेंट के पहले आता है। तो 142(1) किस लिए है? 142(1) है असेसमेंट के लिए। वहां पे वो क्या तुमसे मंगवाता है? वो तुमसे रिटर्न भी भरवा सकता है, वो तुमसे अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, वेरियस इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी मंगवा सकता है। बट अगर कोई ऐसा मैटर उसको मंगवाना है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, तो उसके लिए वो प्रायर अप्रूवल लेगा जेसीआईटी का। मैक्सिमम कितना पीरियड का एसेट एंड लायबिलिटी या अकाउंट्स वगैरह मंगवा सकता है वो तुमसे? 3 years प्रायर टू प्रीवियस ईयर, 3 years प्रायर टू। अच्छा, जो लोग रिटर्न लगाए उसको भी नोटिस जा सकता है 142(1) का, जो लोग नहीं लगाए उनको भी जा सकता है। तो जो लोग नहीं लगाए तो सबसे पहले तो उससे रिटर्न भरवाएंगे, क्योंकि जब तक रिटर्न नहीं भरेगा वो तब तक असेसमेंट प्रोसीड नहीं हो सकता। अभी आगे पढ़ेंगे। तो वो जो भी रिटर्न वो लोग लगाएंगे वो रिटर्न को माना जाएगा 139 का रिटर्न है, वो 139 के तहत भरा गया है रिटर्न, वो डीम्ड मान लिया जाएगा। ओके, तो हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पे। हमने फाइल की रिटर्न, रिटर्न का हुआ समरी असेसमेंट, जहां पे हुई 3 एडजस्टमेंट। अगर उस 3 एडजस्टमेंट की वजह से कोई भी टैक्स पेबल, रिफंडेबल या लॉस का इंक्रीज होता है तो अपने को इंटीमेशन आ जाएगा 9 months के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल। उसके बाद डिटेल असेसमेंट के लिए अपना फाइल जा सकता है। जैसे ही अपना फाइल प्रोसीड करेगा डिटेल असेसमेंट के लिए, या तो ये उसको सेलेक्ट करेगा या तो नहीं सेलेक्ट करेगा। अगर नहीं सेलेक्ट करेगा तब तो बात खत्म, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो उसको सेलेक्ट करेगा तो सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे थोड़ी ना वो अपने से करवा असेसमेंट कर पाएगा। उसको तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो 142(1) का नोटिस देगा। जब वो अपने को 142(1) का नोटिस देगा तो 2 चीज दे सकता है, या तो वो अपने से रिटर्न भरवा सकता है जिसने रिटर्न नहीं भरी है, और या तो वो अपने से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी वगैरह ये सब मांग सकता है। मैक्सिमम 3 previous ईयर तक का मांग सकता है। करंट का तो मांग सकता है, 3 previous ईयर का भी मांग सकता है। अब होगा असली चीज। अब आ गया मेरे पास डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एसेट आ गया, सब कुछ आ गया। अगर मेरे को समझ में आ रहा है तो मैं रेगुलर असेसमेंट की तरफ मूव कर जाऊंगा। अगर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो 2 चीज कर सकता हूँ, या तो स्पेशल ऑडिट करवा दूंगा या तो वैल्यूएशन ऑफिसर से उसका वैल्यूएशन करवा दूंगा। दोनों का सेक्शन नंबर ऑलमोस्ट सेम है। 142(2)A इज फॉर स्पेशल ऑडिट एंड 142A इज फॉर रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। आ जाओ, समझ ही गया होगा आप कौन सा सेक्शन खोलेंगे अपने। स्पेशल ऑडिट। किसी भी स्टेज में, प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज में अगर एओ को ऐसा लगता है, अच्छा ये ऊपर जो फ्लो बनाया जरूरी नहीं है सिर्फ उसी फ्लो में वो स्पेशल ऑडिट करवाए,
हो सकता है उसने रेगुलर असेसमेंट के लिए खोल दिया, उसके बाद उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे को नहीं समझ में आ रहा, स्पेशल ऑडिट करवा देना चाहिए, तो वो स्पेशल ऑडिट फिर भी करवा सकता है। तो किसी भी स्टेज में प्रोसीडिंग के वो एओ चाहे तो स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, लेकिन अगर ये केसेस है तभी, अदरवाइज नहीं। क्या केसेस है? वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स। अब उसने ला के दे दिए, इतने बड़े बड़े अकाउंट्स ला के दे दिए, उसको मेंटेन करता था रेड बुक में, वो रेड बुक ला के दे दिया तुमको, तुम करो ऑडिट, कहाँ से करो, पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसके लिए तुम स्पेशल ऑडिट करवा दोगे। या नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट्स। अब जो एओ है वो होटल इंडस्ट्री में माहिर था, अब उसके पास आ गया एविएशन इंडस्ट्री का फाइल, अब वो कहाँ से कर पाएगा? उसको तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे, एटीएफ क्या होता है, ये क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता, तो वो स्पेशल ऑडिट करवा देगा। या अगर उसको डाउट है अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुमसे मंगवाए और उसको लग रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो तुमने भेजे है ना, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो भी गड़बड़ है, तो स्पेशल ऑडिट करवा देगा। या मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब क्या, तुमने टैली खोला, आजकल तो टैली का बैकअप जाता है, वो टैली खोला, जैसे ही टैली उसने एंटर किया, धर 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 इतने सारे एंट्री, और वो हो गया कंफ्यूज, उसको एंट्री समझ नहीं रहा है, तो वो क्या करवा देगा? स्पेशल ऑडिट। तो ये चार चीज है, तभी स्पेशल ऑडिट करेगा। एंड ऑब्वियसली वन मोर थिंग, हैविंग रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू के इंटरेस्ट के लिए उसको करवाना है तो वो करवाएगा। Volume of accounts, nature and complexity of account, doubt about correctness of accounts, multiplicity of the transaction and having regards to interest of the revenue। अगर ये पांच चीजें हैं तो इन पांच चीजों के लिए वो स्पेशल ऑडिट के लिए जा सकता है। प्रायर अप्रूवल लगेगा पीसीसीआईटी का, सीसीआईटी का, पीसीआईटी का, सीआईटी का। अभी पढ़ लो, लर्न हो जाएगा, सब लर्न हो जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन ये सब मेरे साथ लर्न करते चलो। किस लिए जा सकते हैं? अपने वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स के लिए, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट्स के लिए। ये सब इसलिए लर्न करवा रहा हूँ क्योंकि आंसर का पार्ट बनेगा, ठीक है? ये सब आंसर में लिख के आना अपने को। वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट, डाउट अबाउट करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन इन रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। वो क्या कर सकता है? किसी भी स्टेज में एओ चाहे तो स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, डायरेक्ट कर सकता है एसएससी को टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड। अच्छा, करेगा कौन बताऊंगा, लेकिन करवाने वाला कौन है? डिपार्टमेंट, ठीक है? किसके थ्रू करवाएगा? एसएससी के थ्रू, यानी एसएससी को डायरेक्ट करेगा कि जाओ अकाउंट्स ऑडिट करवा के लेके आओ। पर ये करने से पहले वो प्रायर अप्रूवल ले लेगा, किसका? बॉसेस का। ऑब्वियसली बड़ी बात है ना, बॉस का अप्रूवल जरूरी है। बॉस कौन होता है? पीसीसीआईटी, सीआईटी, पीसीआईटी, सीआईटी, यानी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। बस इतना लर्न कर लो। कौन करेगा? सीए साहब करेंगे, और कौन करेगा? एक ऑडिट सिर्फ सीए कर सकता है, सीए ऑडिट करेगा। अगर सीए ऑडिट करेगा तो उस ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? सीजी की एक पैनल होती है, सीजी ने एक पैनल बना के रखा है सीबीडीटी के लिए, उसके थ्रू तुम कोई भी एक सीए को सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब एक बात ध्यान से सुनो, मान लो मेरा ऑडिट ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी मेरा स्पेशल ऑडिट हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि इसका रीजन अलग है ना, इसका तो वो 5 रीजन है उसलिए हो रहा है, और जो अपने ऑडिट करवाते हैं वो तो 44 AB में करवाते हैं, वो अलग चीज होगी। अगर अपना ऑलरेडी हो चुका है इनकम टैक्स एक्ट में या कंपनीज एक्ट में भी अगर अपना ऑडिट हो चुका है, कहीं पे भी हो चुका है, फिर भी ये ऑडिट करवा सकते हैं। लेकिन तुमको ऐसा नहीं लगता अगर एसएससी को अपने जाके बोलेंगे कि जाओ वापस से ऑडिट करवा के आओ, तो वो मना कर देगा? वो बोलेगा मैं क्यों करवाऊं, मैंने तो एक बार करवा दिया, ये वो फलाना धमाका। तो गवर्नमेंट बोलती है भाई तू ऑडिट करवा के आ, जितना भी एक्सपेंस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी, जितना भी एक्सपेंस होगा, यानी अपना रेम्यूनरेशन सीए लोग का कौन पे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। एसएससी को पे नहीं करना, बस उसको जाके ऑडिट करवा के आना है अपना। ऑडिट रिपोर्ट कितने दिन के अंदर देना है? मैक्सिमम 180 डेज। लेकिन क्या याद करो, अपने हमेशा क्या पढ़े, ये सब में क्या डेट होती है? जितना ऑर्डर में लिखा होगा वो वाला डेट, या मैक्सिमम 180 डेज। हो सकता है कि एओ ऑर्डर में लिख दे कि मेरे को 40 डेज के अंदर करके दो ये स्पेशल ऑर्डर, तो 40 डेज के अंदर करके देना पड़ेगा। मैक्सिमम 180 डेज तक जा सकता है। ओके, ओबीएच देंगे क्या स्पेशल ऑडिट देने से पहले? ऑब्वियसली वो तुमको एक बार बुला लेंगे ऑफिस में कि देखो हम तुमको स्पेशल ऑडिट दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तुमको एक बार के लिए दे दिया जाएगा। AO wants to use the material gathered from special audit, then he has to give opportunity of being heard to the SSC before he uses such material for such assessment। मान लो मेरा स्पेशल ऑडिट हुआ और स्पेशल ऑडिट में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आई एओ के पास। अब एओ उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके मेरा असेसमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए भी उसको मेरे को एक अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा कि मैं अपना पक्ष रख सकूं
कि क्यों ऐसा असेसमेंट नहीं होना, क्यों इस इंफॉर्मेशन को तुमको यूज नहीं करना चाहिए, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अपने को मिलेगा। एक मिनट, नहीं करवाएंगे, क्या कर लोगे, 10,000 की पेनल्टी ठोकेंगे और 144 में बजा देंगे, 10,000 की पेनल्टी ठोकेंगे 144 में बजा देंगे। पेनल्टी 10,000 कॉमन है, चाहो तो लर्न कर लेना, मेजोरिटी ऑफ द केस में 10,000 ही आने वाली, तो 10,000 की पेनल्टी या 144 में बचा देंगे तुम्हारा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं 142A। 142A क्या होता है, स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट कब होता है, अच्छा स्पेशल ऑडिट 143 जब अपना हो जाएगा उसके बाद ही हो सकता है, जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक स्पेशल ऑडिट हो सकता है क्या, ठीक है। और नोटिस तभी आता है जब रिटर्न लगता है, या वो रिटर्न लगवा सकता है, दोनों में से एक काम होगा, यानी बिना रिटर्न के स्पेशल ऑडिट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक रिटर्न ही नहीं लगेगा स्पेशल ऑडिट कंडक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग में अगर ईओ को ऐसा लगता है ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अकाउंट, डाउट अबाउट करेक्टनेस ऑफ अकाउंट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, हैविंग रिगार्ड्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, प्रायर अप्रूवल ले लेगा पीसीआईटी सीआईटी का, और उसके बाद वो एसएससी को डायरेक्ट करेगा कि जाओ ऑडिट करवा के लेके आओ। किससे लेके आओगे, सीए से लेके आओगे। सीए कितने दिन के अंदर देगा, 180 दिन के अंदर देगा। सीए का खर्चा कौन उठाएगा, सीजी उठाएगी खर्चा। सीए ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसको यूज करना है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा एसएससी को। ऑडिट हो चुका है फिर भी ऑडिट होगा क्या, हाँ जी ऑडिट हो चुका है फिर भी ऑडिट होगा। पेनल्टी कितनी लगेगी, 10,000 की पेनल्टी लगेगी, अदरवाइज 144 में बचा भी सकता है, वो दोनों चीज भी कर सकता है, दोनों में से कोई एक भी कर सकता है, जो भी उसका मन करे। अच्छा ये कब लगेगा, जब नॉन कंप्लायंस, जब तुम नॉन कंप्लायंस कर दोगे, या तो ऑडिटर की बात का, या तो डायरेक्ट किया तुम करवा के नहीं लाए स्पेशल ऑडिट, कुछ भी कोई भी रीजन है तो वो सीधा ये काम कर सकता है। ओके, वन 142A, इसीलिए देखो यहाँ से एक लाइन कनेक्टेड है जो कि बीजीए में जा रही है डॉट डॉट करके। ये क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि अगर नॉन कंप्लायंस किया तो बजा देंगे। ओके, 142A, 142A किस लिए था, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। जो इन्फॉर्मेशन आई अपने को 142(1) में, वो अपने को समझ आई या नहीं समझ आई, नहीं समझ आई तो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास आ जाएंगे। वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जैसे ही आएंगे ना अपने, तो AU कैन रेफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर टू मेक एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट। एसेट का भी, प्रॉपर्टी का भी, इन्वेस्टमेंट का भी, किसी का भी करवा सकते हैं। इफ एसएससी डू नॉट कोऑपरेट, तो एसएससी के ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। अगर कोऑपरेट नहीं करता है तो देखो यहाँ पे कीवर्ड है मे, इसको हाईलाइट करना भूलना मत। क्या लिखा, एओ मे टेक इनटू वैल्यूएशन अकाउंट द वैल्यूएशन इन असेसमेंट आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू एसएससी। मे मतलब क्या होता है, कंपल्शन है क्या एओ के ऊपर यूज करना ही पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफिसर का, नहीं, वो चाहे तो यूज कर सकता है, चाहे तो नहीं यूज कर सकता है, टोटली हिज डिस्क्रिशन। वैल्यूएशन ऑफिसर कितने दिन के अंदर रिपोर्ट देगा, ऑडिट रिपोर्ट जैसे 180 डेज के अंदर आ रहा था उसी तरह इवैल्यूएशन ऑफिसर 6 मंथ्स के अंदर देगा, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। ये वाला चीज भी इंपॉर्टेंट होता है असेसमेंट चैप्टर में, कहां से काउंट करना है, ठीक है, नॉट फ्रॉम योर बर्थडे, नॉट फ्रॉम माई बर्थडे, बट फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। जिस मंथ में उसको रेफरेंस मिला है वो मंथ खत्म हो जाएगा, उसके बाद 6 मंथ्स के अंदर वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा। जिस रिपोर्ट को चाहे तो यूज कर सकता है, चाहे तो नहीं यूज कर सकता है, पर अगर यूज करेगा तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा एसएससी को, तभी यूज कर पाओगे। एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो, आगे काम आएगा। ये जो पीरियड है 6 मंथ्स का, इसमें एक्सक्लूड करेंगे टाइम लिमिट टू कंप्लीट असेसमेंट। जो असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट है उसमें से ये 6 मंथ्स को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि 6 महीना तो काम किया ही नहीं ना असेसिंग ऑफिसर, तो जब तक वैल्यू नहीं आएगा तब तक कहाँ से होगा। अच्छा मान लो वैल्यू अगर 3 महीने के अंदर आ गया तो 6 महीने एक्सक्लूड करोगे कि 3 महीने एक्सक्लूड करोगे, कॉमन सेंस 3 महीने एक्सक्लूड करेंगे। फास्ट जा रहा हूँ क्या कि ठीक है, नॉर्मल। हमने लगाया रिटर्न, रिटर्न का हुआ समरी असेसमेंट, उसके बाद वो चला गया सिस्टम में, सिस्टम में जाने के बाद या तो ये उसको सेलेक्ट नहीं करेगा या तो सेलेक्ट करेगा, नहीं सेलेक्ट करेगा तो बात खत्म, सेलेक्ट करेगा तो उसको और डिटेल चाहिए जो वो 142(1) से मंगाएगा,
दो सब सेक्शन वो करते हैं 142.1.1 142.1.2 सब सेक्शन में है 142.1 सफिशिएंट है, इतना भी लर्न कर लिया बहुत है। उसमें वो या तो तुमसे रिटर्न लगवा सकते हैं या तो तुमसे इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। जब इन्फॉर्मेशन आएगा तो मान लो मेरे को समझ नहीं आया, अगर मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं स्पेशल ऑडिट करवा सकता हूँ या वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता हूँ। जब मैं स्पेशल ऑडिट करवाऊंगा तो 142(2)A में करवाऊंगा, डायरेक्ट करूंगा एसएससी को कि जा करवा के लेके आ, अदरवाइज बजा देंगे या 10,000 की पेनल्टी लगा देंगे। हम रेफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर भी कर सकते कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये सब का मेरे को फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के दो, तभी तो कर पाएंगे ना, अदरवाइज कैसे कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ओके, स्पेशल ऑडिट 180 दिन के अंदर आ जाएगा मैक्सिमम, और रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर 6 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस इज मेड। ये दोनों अगर नहीं फॉलो करोगे तो बचा भी सकता है 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब क्या होगा, या तो उसको समझ आया तो डायरेक्टली रेगुलर असेसमेंट, या स्पेशल ऑडिट या रेफरेंस करने के बाद फिर रेगुलर असेसमेंट, दोनों ही सिनेरियो में और रेगुलर असेसमेंट में जाए। रेगुलर असेसमेंट में जाने से पहले भी एक नोटिस देना पड़ेगा 143(2). रेगुलर असेसमेंट का सेक्शन है 143, जिसमें 143(2) इज फॉर नोटिस एंड 143(3) इज फॉर पावर ऑफ रेगुलर असेसमेंट। एक पावर देने वाला सेक्शन होना चाहिए ना, नहीं तो बाद में सब एसएससी क्वेश्चन करेंगे कि भाई तुम किस सेक्शन में असेसमेंट कर रहा है, मेरा कहाँ पावर है, कौन पावर दिया तुमको असेसमेंट करने का, इसीलिए। तो अब अपने चलेंगे अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक 143(3) एंड 143(2). ओके ओके, ये हो गया, ये हो गया। पेज नंबर 164। 143(2), 142, 143(3) क्या होता है, बुलावा आता है। पहले तो नोटिस आती है 143(2) में, बुलावा आता है कि आओ बैठो चाय पे चर्चा करेंगे, तो उसके लिए एक नोटिस आएगा। जो नोटिस है वो 3 मंथ्स के अंदर आएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। 3 मंथ्स के अंदर आ जाएगा, 3 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वाज फाइल्ड। पहले यहाँ पे बहुत लंबा टाइम लिमिट हुआ करता था, इसको रिड्यूस कर दिया गया, 3 मंथ्स कर दिया गया, ये भी एक तरह से अमेंडमेंट है। तो अमेंडमेंट यहाँ पे क्या है कि 3 महीना के अंदर आ जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। ये सेम वैसा ही है जैसे इंटीमेशन में था, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से जहां पे रिटर्न लगाया वहां से 3 महीना के अंदर, इंटीमेशन 9 महीना के अंदर, ये 3 महीना के अंदर, ठीक है। लेकिन ये ऑब्वियसली पहले ही इंटीमेशन तो बहुत पहले आ जाता है, ये भी टाइम से आ ही जाता है क्योंकि आजकल सब कंप्यूटर द्वारा होता है, सिस्टम काफी फास्ट होता है। असेसमेंट अंडर 143(3) इज अ डिटेल्ड असेसमेंट, इसी को स्क्रूटनी असेसमेंट भी बोलते हैं। एट दिस स्टेज डिटेल स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम विल बी कैरिड आउट। अच्छा, 143(3) में अपने आए हैं तो अपने पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आ चुका है 142(1) में, करेक्ट। उसी के बेसिस पे अपने डिसाइड किए होंगे कि 143(3) करेंगे, और 143(2) में पहले नोटिस एक भेज देंगे उसको कि भैया तुम्हारा फाइल खुल गया है, आओ बैठो और बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है। जिन लोग असेसमेंट में गए उनको पता है, एक तो वो फाइल देते हैं और एक ग्रीन रंग का पेपर अटैच होता है उसमें, तुम जितनी बार आओगे उस ग्रीन रंग के पेपर में तुम लिखते चले जाओगे कि आज ये डिस्कशन हुआ, कल ये डिस्कशन हुआ, फिर इस तारीख को नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट बुलावा है, उसके बाद ये वाला बुलावा है। किया है ना असेसमेंट, किसी ने तो किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है, अच्छा ऐसा ही होता है वहां पे, ठीक है। Objective of scrutiny assessment is to confirm that taxpayer has not understated the income or not computed excessive loss. ये अपने करेंगे scrutiny assessment। तुमको एक नोटिस आएगा, वो नोटिस 3 मंथ्स के अंदर आएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ROI वाज फाइल्ड। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, क्या लिखा हुआ है, ROI वाज फाइल्ड, तो 3 महीने के अंदर 143(2) आएगा। अगर 143(2) का नोटिस आएगा तभी 143(3) का असेसमेंट होगा, और 143(2) का नोटिस तभी आएगा जब रिटर्न लगाओगे। यानी अगर रिटर्न नहीं लगाओगे तो 143(2) का नोटिस आ सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब अगर रिटर्न नहीं लगाओगे तो एक ही ऑप्शन बचेगा, वो क्या होगा, 144 बजा देंगे तुम्हारे स्ट्रेट अवे। ये सब कुछ नहीं करेंगे, स्ट्रेट अवे वो अपने मन से बजा देगा आके।
तो नो रिटर्न 143.1 कैन नॉट बी डन and 143.3 can also not be done. Same 143.1 can also not be done, 143.3 can also be not be done. अच्छा, अगर रिवाइज रिटर्न करेंगे तो डेट कहां से कैलकुलेट करेंगे? रिवाइज रिटर्न वाले से। याद है ना, रिवाइज रिटर्न रिप्लेस कर देता ओरिजिनल रिटर्न को। तो ये जो 3 मंथ्स काउंट करेंगे वो रिवाइज रिटर्न वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करके करेंगे। अब आएगा वो, तुम बैठोगे, तुम्हारे साथ चर्चा करेगा। चर्चा करने के बाद क्या होगा? बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड एविडेंस ऑब्टेन इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर 143.2, 143.2 का नोटिस के तहत जो भी तुम एविडेंस या मटेरियल गैदर किया गया वो लेगा, एओ ने जो गैदर किया। उसके बाद वो एक ऑर्डर पास करेगा। टैक्स पेबल भी आ सकता है, रिफंडेबल भी आ सकता है। 143.3 में रिफंडेबल भी आ सकता है, पेबल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूशन जिसको एग्जेम्पशन है 1023C, याद है 1023C ट्रस्ट वाले चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। उनको जो एग्जेम्पशन है ना, वो एग्जेम्पशन एओ डिसअलाउ नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे या प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को इन्फॉर्म करे कि इसने ऐसा ऐसा गलती किया, इसका एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लीजिए। फिर वो वेट करेगा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन का। जब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब वो एग्जेम्पशन विड्रॉ करेगा, और उसके पहले एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं करेगा। अपने मन से एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं करवा सकता है वो। रीजन तुम लोग को समझ में आ ही रहा होगा क्या है इसका, क्योंकि वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इन लूप रहे कि कौन एग्जेम्पशन में कौन नहीं है। ओके, नॉन कंप्लायंस सेम पेनल्टी 10,000, 144 बजा देंगे। नॉन कंप्लायंस हुआ अगर इसका, तो किसका नॉन कंप्लायंस? 143.2, 143.3, किसी का भी नॉन कंप्लायंस करोगे तो बजा भी सकते हैं, 10,000 की पेनल्टी भी लगा सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अच्छा रुको पहले इधर आओ। 143.3 डिटेल्ड असेसमेंट मतलब क्या होता है? पता है असेसमेंट में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। वो तुम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स दोगे वो उसको चेक करेंगे, तुम जो बिल दोगे वो उसको चेक करेंगे कि सही है कि नहीं, और उसके बाद रिटर्न से तुम्हारा चेक करेंगे कि रिटर्न में वो इनकम एज इट इज दिखाए हो कि नहीं, बस। और कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल स्क्रूटनी होता है, पर थोड़ा डिटेल्ड होता है। हर एक चीज ये लोग निकाल 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 के पूछते रहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि ये पता करना है कि कहीं जो एसएससी उसने अपना इनकम को अंडर स्टेट तो नहीं किया या लॉस एक्सेसिव क्लेम तो नहीं कर लिया है। यही ऑब्जेक्टिव है इसका, यही पता करना है अपने को। पर 143.3 करने से पहले 143.2 का नोटिस आना चाहिए, जो कि आ जाएगा 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल। यानी अगर रिटर्न नहीं फाइल किया तो 143.3 नहीं आ सकता है। बेस्ड ऑन दी मटेरियल, जो भी 143.2 में तुमने मटेरियल दिया है या 142.1 में जो मटेरियल दिया है एकदम ऊपर वाला में, जो फर्स्ट टाइम तुमसे मंगाए थे, उसको भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद वो एक ऑर्डर पास करेगा। यहाँ रिफंडेबल भी हो सकता है, यहाँ पेबल भी हो सकता है, जो भी होगा अकॉर्डिंगली हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई एग्जामेशन है 1023C का तो वो डिसअलाउ नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे या प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, और वेट करे जब वहां से नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी विड्रॉ करेगा, अदरवाइज विड्रॉ नहीं करेगा। अगर तुमने रिवाइज रिटर्न फाइल किया है तो वहां से कैलकुलेट करेंगे 3 मंथ्स को, और अगर नहीं फॉलो किया तो पेनल्टी लग जाएगी 10,000 या 144 BGA की। रेमेडी क्या है? AAR इसकी रेमेडी है, अपील रिवीजन रेक्टिफिकेशन। किसकी रेमेडी है? नोटिस की नहीं, नहीं नोटिस की नहीं, तुम्हारे ऑर्डर की। ऑर्डर की रेमेडी अपील, रिवीजन और रेक्टिफिकेशन। नोटिस की भी कोई रेमेडी है क्या? हाँ, पढ़ेंगे बाद में। अभी देखते हैं डेट। यहाँ पे ये लिख लो 153.1 में सारी डेट लिखी हुई है, कब कौन सा असेसमेंट कंप्लीट होगा, ये 153.1 सेक्शन में लिखा है। इसके लिए मैंने सेपरेटली ऑलरेडी एक चार्ट बना के रखा है नीचे, बट मैं यहाँ पे भी एक बार के लिए तुम लोग को लिखवा दे रहा हूँ। Within 9 months from the end of the financial year in which ROI is filed, 143.3 कंप्लीट हो जाना चाहिए। 143.3 कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? 9 मंथ्स, सॉरी स्टार्ट हो जाना चाहिए 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ROI is filed, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 142.1 का कोई टाइम लिमिट है क्या? जो नोटिस सबसे पहले भेजते हैं बुक्स मंगाने के लिए, रिटर्न कोई टाइम लिमिट है? नहीं है, लेकिन वो इसके पहले हो जाना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि इसके बात करने का तो फिर कोई पर्पस ही नहीं बनता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो पहले चाहिए। तो ये उसके ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट वो 9 मंथ्स के पहले ही आ जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ROI फाइल।
अच्छा अच्छा, ये किस चीज की डेट है? ये कंप्लीशन की डेट है। ये कंप्लीशन की डेट है, 9 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच आर वाइज फाइल। यानी देखो 3 मंथ्स के अंदर 143(2) आ रहा है, यानी अपने को 6 मंथ्स का ही टाइम लिमिट है अपने पास। ओके, लेकिन मान लो अगर मैंने वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेज दिया तो वो, और उसने 6 महीने लगा दिए, तो क्या हो जाएगा? वो 6 महीने ऐड ऑन हो जाएंगे, मतलब एक्सक्लूड कर देंगे अपने। ठीक है, इसीलिए वहां पे यही लिखा हुआ था कि वो एक्सक्लूड कर देगा इसको। ओके, ये बार इसको लिंक करते हैं, फिर डाउट लेते हैं। सबसे पहले लगाए थे रिटर्न, फिर हम हुआ समरी असेसमेंट, उसके बाद हुआ डिटेल्ड असेसमेंट। डिटेल असेसमेंट होने से पहले अपने पास 142(1) का नोटिस आया, जिससे वो अपने से रिटर्न लगवाए या इन्फॉर्मेशन मंगवाए। इन्फॉर्मेशन मेरे को समझ नहीं आया तो मैं स्पेशल ऑडिट करवा दिया 142(2)(a) में, या वैल्यूएशन ऑफिसर के पास चला गया 142(a) में। समझ आ गया तो डायरेक्ट स्क्रूटनी भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी जा सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली जा सकता हूँ, क्योंकि वहां पे लिखा था एट एनी स्टेज बिफोर इन दी प्रोसीडिंग, यानी अगर ऑलरेडी ये खोल दिया उसके बाद हमको लग रहा है हमसे नहीं मैनेज होगा, तो भी हम स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं। ठीक है, ये फ्लो सिर्फ बनाया ताकि लर्न करने में इजी हो, ऐसा बात नहीं है कि इसी फ्लो में समझाता है, इधर उधर भी होता है फ्लो, लेकिन ये सिर्फ लर्न करने के लिए। 143(3) में क्या होता है? रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट करने से पहले नोटिस देना पड़ता है 143(2) में, जो कि आता है 3 महीना के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल। 143(3) कब तक हो जाता है? 9 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल। ओके, रिटर्न ही नहीं लगाया या स्पेशल ऑडिट या वैल्यूएशन ऑफिसर की बात नहीं मानी, तो क्या कर सकते हैं? बजा सकते हैं 144 में। तो आओ बजा दे इसका 144 में। इफ एसएससी फेल्स टू, अगर ये चार चीजें हुई हैं तो ही बजाएगा, अदरवाइज नहीं बजाएगा। रिटर्न तुमने नहीं लगाया 139(1) में, या बिलेटेड या रिवाइज्ड। 142(1) यहाँ देखो दीपांशु लिखा है ना, 142(1) को अगर कंप्लाई नहीं किया तो, 142(2)(a) को कंप्लाई नहीं किया तो, 143(2) को कंप्लाई नहीं किया तो बजा देंगे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे क्या? ऑब्वियसली देंगे, अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज उसको देंगे कि बताओ हम तुम्हारा बेस्ट जजमेंट क्यों ना करें। हाँ, लास्ट में बताऊंगा प्रॉपर कैलकुलेशन टाइम लिमिट का, टेंशन मत लो। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम डिपार्टमेंट की जगह होते और तुमने 142(1) का नोटिस उसको दिया था, जिसमें तुम उससे डॉक्यूमेंट्स मंगवा रहे थे या रिटर्न लगवा रहे थे, ठीक है, उसने वो चीज कंप्लाई नहीं की, तो तुमने बेस्ट जजमेंट कर दिया, उसके बाद भी उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दे दिया ना 142(1) में, वो तो वही था। तुम कंप्लाई नहीं किया तो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। यानी 142(1) का जब नोटिस आएगा तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, स्ट्रेट अवे 144 मार देंगे वो लोग। AO shall by order in writing make an assessment of total income on the basis of relevant material gathered by him and determine the amount payable by the assessee। वो खुद से एविडेंस गैदर करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली तुम साथ नहीं दे रहे हो, और वो डिटरमाइन कर देगा अमाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि एक एमसीक्यू बन सकता है बड़ा होके, वो ये है कि कोई रिफंड नहीं मिल सकता है 144 में। 144 में कभी भी कोई रिफंड नहीं आ सकता है, इसीलिए वहां पे मैं उतना फोर्स कर रहा था कि 143(3) में रिफंड भी हो सकता है, पेबल भी हो सकता है, बट 144 में रिफंड कभी नहीं होगा। पेबल ही होगा या तो कुछ नहीं होगा, या तो नो नथिंग या तो पेबल, रिफंडेबल नहीं हो सकता है कभी भी। एओ तभी करेगा जब ऊपर दिए गए सर्कमस्टांसेस होंगे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अदरवाइज नहीं करेगा, अपने मन से नहीं कर सकता है, ऊपर है तभी। एओ मस्ट स्पेसिफाई द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन अंडर 144, मतलब बेसिस बताएगा, ऐसा नहीं है कि उठ के आके कुछ भी अमाउंट बोल दिया कि 1 करोड़ रुपया दो, नहीं वैसे नहीं। कैसे कैलकुलेट किया, कहाँ से अमाउंट आया, सब उसको बताना पड़ेगा। एडहॉक नहीं कर सकता है वो, उसको बताना पड़ेगा। कब तक? 9 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। तो इसमें रिटर्न इज फाइल्ड वर्ड लिखा है, लेकिन ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, वो ड्यू डेट मान लिया जाएगा। अगर रिटर्न नहीं लगा है तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न मान लिया जाएगा, कि उस रिटर्न के ड्यू डेट से एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विद इन 9 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न ऑफ इनकम लिखा है, लेकिन फिर भी इसको अज्यूम करना कि
ऐसे करेगा, ठीक है। ओओबीएच क्यों नहीं मिलेगा? ओओबीएच मिलेगा, इसके लिए मिलेगा, इसके लिए मिलेगा, इसके लिए मिलेगा, इसके लिए ओबीएच नहीं मिलेगा, क्योंकि 142(1) में तो ऑलरेडी मैंने तुमको बोला ना रिटर्न लगा दो, डॉक्यूमेंट्स दे दो, तुमने नहीं दिए ना, तो ये तो तुम अपने एंड से जानबूझ के गलती कर रहे हो, और तुमको पता है तुम नहीं दोगे तो फाइल खुलेगा 144 में चला जाएगा, इसमें मतलब कुछ यूनिक चीज नहीं है। इसीलिए देखो, रिटर्न नहीं लगाया, रिटर्न तो बहुत लोग नहीं लगाते, तो सबका फाइल थोड़ी खुलता 144 में, वो तो अगर पकड़े गए तो खुल गया, उस वाले सिचुएशन में फॉल करते हैं। ओके, तो अपने कर रहे 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब करेंगे? जब 139 में रिटर्न नहीं लगाया, 142(1) कंप्लाई नहीं किया, 142(2) कंप्लाई नहीं किया, 143(2) कंप्लाई नहीं किया, 142(a) नहीं लिखा इसमें, हाँ वो भी होता है इसमें, लेकिन नहीं लिखा, लेकिन वो भी यहाँ पे कवर होता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे उसको, बट अगर 142(1) का नोटिस दिया है तब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट नहीं देंगे। कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल गैदर्ड, ये सारी चीजें ले लेंगे, और कोई रिफंड नहीं आएगा उसको, एसएससी को कोई रिफंड नहीं आ सकता 144 में। एओ स्पेसिफाई करेगा कि भैया कैसे निकाला इनकम, ऐसा नहीं कि कोई भी एडहॉक अमाउंट जाके डाल दिया, नहीं। अच्छा, कब तक कंप्लीट करना है? 9 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच रिटर्न इज फाइल्ड, एंड इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड देन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ले लेंगे, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न का एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 9 मंथ के अंदर। अच्छा, अभी तक मैंने जो ध्यान दिया है कि 9 मंथ्स ही आ रहा है हर जगह, ठीक है, वहां पे भी 9 मंथ्स था, यहाँ पे भी 9 मंथ्स है, और एक जगह 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, अभी तक बस इतना ही पड़े अपने। अब क्या होगा? डिमांड ऑर्डर आएगा, राइट? डिमांड ऑर्डर आएगा, एक बार नीचे आ जाओ, नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पे कवर है पेज नंबर 168 में। सिर्फ लास्ट 2 पॉइंट देखेंगे, बाकी वाला बाद में देखेंगे पूरे चैप्टर के बाद, अभी सिर्फ लास्ट 2 पॉइंट में फोकस करते हैं। डिमांड आया तो कितने दिन के अंदर पे करना पड़ेगा? 30 दिन के अंदर पे करना पड़ेगा, जिस दिन तुमको डिमांड ऑर्डर आया वहां से 30 दिन के अंदर पे कर देना। फेल टू पे तो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देंगे, रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देंगे, एसएससी को मानेंगे एसएससी इन डिफॉल्ट, और उस पर पेनल्टीज लग जाएगी 220 221 की, 220 221 की पेनल्टी लग जाएगी। यानी डिमांड ऑर्डर आया तो 30 दिन के अंदर पे कर देना, अदरवाइज तुम पे पेनल्टी लग जाएगी। और चाहो तो अपील रिवीजन में भी जा सकते हो, वो अपील रिवीजन जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो अभी अपने एक्सेप्ट वाला चीज कर लिया, करेक्ट, क्योंकि डिमांड आया अपने पे कर दिए, मैंने एक्सेप्ट वाला चीज हो गया है यहाँ पे कवर। डोंट एक्सेप्ट वाला बाद में करिए, अपील रिवीजन। अब इधर आते वापस से पूरा फ्लो बनाते हैं। 139 में रिटर्न सबमिट किया, समरी असेसमेंट हुआ 143(1) का, फिर डिटेल असेसमेंट या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर हुआ तो 142(1) का नोटिस आएगा जिसमें वो तुमसे रिटर्न लगवाएंगे या इन्फॉर्मेशन मंगवाएंगे। फिर या तो समझ नहीं आया तो 2 पावर यूज कर लेगा, स्पेशल ऑडिट करवा देगा, या तो फिर वैल्यूएशन ऑफिसर 142(2)A 142(A, या रेगुलर असेसमेंट कर सकता है 143(3) में। नोटिस आ सकता है 143(2) में, उसके बाद ही रेगुलर असेसमेंट होगा 143(3) में। अगर रिटर्न नहीं लगाया या स्पेशल ऑडिट वगैरह को कंप्लाई नहीं किया तो 144 में बचा देगा तुम्हारा। तो ध्यान देंगे तो अपने को पता चला 2 ही सेक्शन में असेसमेंट होता है, सिर्फ 143(3) और 144। 144 में कोई नोटिस आता है क्या अलग से? नहीं, बस एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। बट 143(3) में नोटिस आता है 143(2) का। एक बहुत पहले केस लॉ हुआ करता था, उसमें बोला गया था कि उसने असेसमेंट शुरू कर दी 143(3) की, पर 143(2) का नोटिस नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा? असेसमेंट इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, वॉइड हो जाएगा। वॉइड क्यों हो जाएगा? क्योंकि बिना नोटिस के असेसमेंट नहीं कर सकते। चलो एक एक करके। 139 किसका सेक्शन है जल्दी बताओ, बोलो मैं देख लूंगा। रिटर्न। 143(1) किसका है? इंटीमेशन। 142(1) किसका है? नोटिस। 142(2)A स्पेशल ऑडिट, 142(A वैल्यूएशन ऑफिसर, 143(2) नोटिस फॉर रेगुलर असेसमेंट, 143(3) रेगुलर असेसमेंट, एंड लास्ट में 144 बचा। इनकम टैक्स अथॉरिटी चैप्टर नंबर 35, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? 2 से 4 मार्क्स मैक्सिमम, वो भी शायद ही आएगा, लेकिन करना है क्या? हाँ करना। इनकम टैक्स अथॉरिटी मतलब इसका पार्ट 1 2 से 4 मार्क्स बोल रहा हूँ,
इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज रेड, सर्च एंड सीजर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 2 से 4 मार्क्स के लिए आ सकता है तो आएगा। बट जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है ना, क्योंकि हर जगह आ रहा है पीसीआईटी क्या होता है, सब पता ही नहीं है तो कहाँ से समझ में आएगा। तो सबसे पहले होता है, सबसे ऊपर होता है, चल लर्न भी कर लेंगे इसको, अभी लर्न करते चलते हैं। कैसे लर्न होता है देख लो। सबसे पहले होता है सीबीडीटी, सबसे ऊपर है सीबीडीटी। सीबीडीटी के 2 विंग्स होते हैं, एक होता है असेसमेंट विंग, एक होता है तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन विंग। ओके, अब हर एक में कौन होता है देखो। सबसे पहले जो ऊपर होते हैं वो होते हैं चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सिमिलरली यहाँ पे कौन होता है? डीजीआईटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। जब बहुत सारे सीसीआईटी और डीजीआईटी हो जाते हैं तो इनके लिए एक वो अपॉइंट होता है, क्या बोलते हैं इनके बॉस, और बॉस को अपने क्या बोलते हैं? पीसीसीआईटी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। अब सीसीआईटी के नीचे होते सीआईटी और डीजीआईटी के नीचे होते डीआईटी। जब बहुत सारे सीसीआईटी होते हैं, सीआईटी होते हैं, तो इनके ऊपर होता है कि इनका बॉस पीसीआईटी, और यहाँ पे पीडीआईटी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ, सॉरी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट आते हैं फिर असेसिंग ऑफिसर। अब जो लोग को बात कर रहा हूं वो लोग सब असेसिंग ऑफिसर है, ठीक है। कौन कौन है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एसीआईटी। सिमिलरली यहाँ पे भी होते हैं तुम्हारे कौन? असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इनके नीचे होते हैं जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके नीचे फिर कौन होगा? जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। अब कौन होता है? डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और आईटीओ, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और आईटीओ। और यहाँ पे कौन होता है? डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इसके नीचे और इसके भी नीचे, इनफैक्ट दोनों के नीचे होते हैं वो कौन होते हैं? टैक्स रिकवरी ऑफिसर और इंस्पेक्टर। समझा सबको? लर्न हुआ? इजी है। सबसे ऊपर कौन होता है? सीसीआईटी। सबसे पहले चीफ कमिश्नर, फिर कमिश्नर। सिमिलरली उधर कौन होता है? डायरेक्टर जनरल, फिर डायरेक्टर, ठीक है। और ये दोनों के बॉसेस प्रिंसिपल। अब नीचे कौन होते हैं? पहले एसीआईटी, यहाँ पे एडीआईटी, फिर जेसीआईटी, यहाँ पे जेडीआईटी, फिर डीसीआईटी, यहाँ पे डीडीआईटी, यानी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इन सबके नीचे कौन होता है? टैक्स रिकवरी ऑफिसर, उसके नीचे इंस्पेक्टर। और एओ कौन होता है? ये होते हैं एओ, असेसिंग ऑफिसर, ठीक है। और इन सबका मालिक कौन है? सीबीडीटी, सबसे ऊपर सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ट्राई करो बोलने का, याद हो जाएगा, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एसी, जेसी, डीसी, आईटीओ, और यहाँ पे डीजीआईटी, डीआईटी, एडीआईटी, जेडीआईटी, डीडीआईटी, और फिर टीआरओ और इंस्पेक्टर। हो गया सिंपल। और सीसीआईटी, सीआईटी के लिए प्रिंसिपल, डीजीआईटी, डीआईटी के लिए प्रिंसिपल। तो देखो असेसमेंट विंग में सबसे पहले होता है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसका मालिक प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, आईटीओ, फिर टैक्स रिकवरी ऑफिसर, इंस्पेक्टर, पीडीजीआईटी, डीजीआईटी, पीडीआईटी, डीआईटी, एडीआईटी, जेडीआईटी, डीडीआईटी, खत्म। एक चीज याद रखना, ये आगे चल के काम आएगा, जो सीआईटी अपील है, सीआईटी अपील कौन होता है पता है? फर्स्ट लेवल ऑफ अपील होता है, जिसको हम लोग सबसे पहले अपील कर सकते हैं, सीआईटी अपील। वो भी एक आईटी अथॉरिटी होता है, याद रखना। वो इंडिपेंडेंट है बट वो आईटी अथॉरिटी में काउंट होता है, 119 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आएगा तो इसी में से ही आएगा। सीबीडीटी का पावर क्या है? तो सीबीडीटी का पावर है कि वो इशू कर सकता है नोटिफिकेशन ऑर्डर, सर्कुलर, और सर्कुलर एक चीज याद रखना,
डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होता है, एसएससी पे बाइंडिंग नहीं होता है। सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, नॉट बाइंडिंग ऑन एसएससी। नवीन यहाँ फोकस करो, दिमाग को मार्क्स में मत लेके जाओ। आओ इधर, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, काफी इजी है। सीबीडीटी क्या कर सकता है? नोटिफिकेशन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, सर्कुलर दे सकता है, लेकिन दो टाइप का ऑर्डर नहीं दे सकता है, टू मेक अ पर्टिकुलर असेसमेंट और मेक अ असेसमेंट इन अ पर्टिकुलर मैटर। वो ये नहीं बोल सकता कि इस बंदे का असेसमेंट करो, या वो ये नहीं बोल सकता कि इस बंदे का ऐसे असेसमेंट करो, ये पावर नहीं है उसके पास। यानी असेसिंग ऑफिसर इंडिपेंडेंटली काम करेगा। और दूसरा ऑर्डर वो क्या नहीं दे सकता है, वो सीआईटी अपील के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सीआईटी अपील के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा ना, वो तो फर्स्ट लेवल ऑफ अपील है, वहां पे सीबीडीटी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, दो वो उसका बॉस है, फिर भी वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो पावर क्या है सीबीडीटी का 119 में? वो इशू कर सकता है नोटिफिकेशन, ऑर्डर, सर्कुलर। सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, नॉट बाइंडिंग ऑन एसएससी, बट वो दो प्रकार के ऑर्डर नहीं दे सकता है, टू मेक अ पर्टिकुलर असेसमेंट और मेक असेसमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर। इस बंदे का असेसमेंट कर दो, नहीं, तुम नहीं बोल सकते हो। अगर एओ को लगेगा चुनना है तो चुनेगा, नहीं लगेगा तो नहीं चुनेगा, सीधी सी बात है। और टू मेक असेसमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर, कि इस वाले असेसमेंट को ऐसे ही करो, ये भी तुम नहीं बोल सकते हो। और वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है सीआईटी अपील के डिसीजन में, सीआईटी अपील के डिसीजन में वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। okay. 119 ऑथराइज सीबीडीटी टू फ्रूटफुली डायरेक्ट द लोअर अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ, लोअर अथॉरिटी कौन हो गया? सारे जो भी अपने पढ़ के आए वो सारे के सारे। अलाउइंग डिलेड फाइलिंग इन इनकम टैक्स रिटर्न, याद करो जब भी रिटर्न का डेट एक्सटेंड करना होता है सब किसको ट्वीट करते हैं? सीबीडीटी को ट्वीट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वही करवा सकता है और कोई नहीं करवा सकता, उसी के पास पावर है 119 में। क्लेम एग्जेम्पशन, रिफंड, डिडक्शन, रिलीफ इवन इफ प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट हैज एक्सपायर्ड। वो चाहे तो एसएससी को कोई भी रिफंड ग्रांट कर सकता है, कोई भी डिडक्शन दे सकता है, कोई भी रिलीफ दे सकता है। एस्टैब्लिश वेदर द डिले वाज कॉज्ड ड्यू टू जेन्युइन रीजन। कई जगह अपने पढ़ते हैं ना, जेन्युइन रीजन है तो एक्सटेंड कर देंगे, तो जेन्युइन रीजन है कि नहीं वो कौन डिसाइड करेगा? सीबीडीटी डिसाइड करेगा। इशूइंग जनरल या स्पेशल ऑर्डर टू एडमिट बिलेटेड एप्लीकेशन and determine each on its merit, finding way to reduce hardship if any cost to the taxpayer। इन शॉर्ट बोलूं तो सीबीडीटी के पास क्या पावर है? सब है, बस दो चीज नहीं कर सकता है, टू मेक असेसमेंट और टू मेक असेसमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड इंटरफेयर इन दी मैटर ऑफ सीआईटी अपील। बस ये दो छोड़ के वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे, खुला छूट है उसको। अब जुडिस्ट्रिक्शन, जुडिस्ट्रिक्शन किस तरह डिसाइड होता है एक असेसिंग ऑफिसर का? मान लो तुम रहते हो एक जगह पॉइंट ए पे, तुम्हारा बिजनेस है पॉइंट बी पे, तो पॉइंट ए वाला असेसिंग ऑफिसर होगा तुम्हारा या पॉइंट बी वाला असेसिंग ऑफिसर होगा? कौन सा होगा? तो उसके लिए तीन चीज बोली गई। अगर तुम्हारा बिजनेस है तो जिस एरिया में तुम बिजनेस कर रहे हो उस एरिया का असेसिंग ऑफिसर तुम्हारा उस एरिया का जुडिस्ट्रिक्शन का असेसिंग ऑफिसर तुम्हारा असेसमेंट करेगा। अगर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तब जहां पे तुम्हारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उस एरिया का असेसिंग ऑफिसर तुम्हारा असेसमेंट करेगा। और अगर बिजनेस वगैरह नहीं है, अगर बिजनेस वगैरह नहीं है मतलब सैलरी वगैरह हो, तो तुम्हारे रेसिडेंसी के हिसाब से तुम्हारा असेसिंग ऑफिसर जुडिस्ट्रिक्शन डिसाइड होता है। असेसिंग ऑफिसर का जुडिस्ट्रिक्शन तुम्हारे रेसिडेंस के हिसाब से डिसाइड होता है। अब मान लो एक सीआईटी है, ठीक है, एक सीआईटी, ठीक है, ये समझ लो एओ है, ये भी एओ है, ठीक है, और एक आदमी है, ये एओ बोलता है ये मेरा है, ये बोलता है ये भी मेरा है, तो फिर क्या होगा? फिर कौन असेसमेंट करेगा? तो सीआईटी जो है वो डिसाइड करेगा, फिर जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है वो डिसाइड करेगा कि तुम वो करो या तुम करो, जो भी जिसको भी डिसाइड करेगा वो करेगा। बट ये तो तब होगा जब सीआईटी एक होगा दोनों एओ का। जब दोनों एओ का सीआईटी एक होगा ये तो तभी हो पाएगा ना। मान लो दोनों एओ का सीआईटी अलग अलग है, तब कौन डिसाइड करेगा? तब ये लोग म्यूचुअली आपस में डिसाइड कर लेंगे कि उस एसएससी का असेसिंग ऑफिसर कौन बनेगा। ये लोग म्यूचुअली डिसाइड नहीं कर पा रहे तब कौन करेगा? बड़ा बॉस सीबीडीटी। तब सीबीडीटी बोलेगा कि इसका तुम करो, उसका तुम करो, जो भी है। No person shall question the jurisdiction of AO where such person has furnished the written 139 या after 1 month from the date when he served the notice of 142(1) या 43(2) या after completion of assessment।
मान लो तुम्हारा एक कोई असेसिंग ऑफिसर है और तुमको लग रहा है कि ये मेरा नहीं होना चाहिए था, और तुमने असेसमेंट करवा लिया, उसके बाद जाके बोलोगे तो नहीं माना जाएगा। तुम असेसमेंट क्यों करवाया, तुम असेसमेंट खत्म क्यों करवाया अपना, अगर तुमको उसको नहीं पसंद था तो पहले बोलना चाहिए था, यानी कि असेसमेंट खत्म हो गया तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर तुमको 142(1) या 143(2) का नोटिस आ गया है, तो 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, 1 महीने के अंदर जाके बोल दो मेरे को ये वो पसंद नहीं है, मेरे को नहीं पसंद आ रहा है बिल्कुल भी। तो उस सिनेरियो में जो भी होगा डिसीजन वो लोग देगा, बट 1 महीने का टाइम लिमिट है, 1 महीना के बाद नहीं जा सकते हो। और अगर रिटर्न लगा दिया 139 का, तब फिर तुम नहीं क्वेश्चन कर सकते हो। 127 ट्रांसफर ऑफ केस, ठीक है, सिंघम से उठा के तलपड़े को केस ट्रांसफर कर दिया, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, कोई ओबीएच नहीं देना है, कोई नोटिस नहीं देना है एसएससी को, अगर विद इन द सेम सिटी है तो। अगर विद इन द सेम सिटी है तो कोई ओबीएच नहीं जाएगा, कोई नोटिस नहीं जाएगा। कोई और सिटी में तुम्हारा केस ट्रांसफर करेंगे तो ओबीएच भी जाएगा, एंड रिकॉर्ड भी करेंगे रीजन इन राइटिंग। ठीक है, कौन ट्रांसफर कर सकता है, बॉसेस कर सकते हैं, सीसीआईटी, सीआईटी, पीसीआई, पीसीसीआईटी, पीसीआईटी। ठीक है, यही लोग कर सकते हैं ट्रांसफर, और कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता है। लेकिन अब सच बात बताऊं तो ये दो सेक्शन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फेसलेस असेसमेंट आ गया, और फेसलेस असेसमेंट में एंड कोई और एक डिपार्टमेंट है वो पूरा मैनेज करता है ये सब कुछ। तो नॉट, मुझको नहीं लगता कि एग्जाम में पूछेंगे, पूछेंगे भी तो मैक्सिमम ये वाला पूछेंगे, और कुछ नहीं पूछ सकते। काटना नहीं है, सिलेबस में है, काटना नहीं है इसको। आईटी अथॉरिटी के पास क्या पावर है, आईटी अथॉरिटी के पास जो पावर है वो सिविल कोड का पावर है। सिविल कोड का पावर मतलब क्या होता है, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, enforcing attendance of a person including any officer of a banking company, examining him oath, issuing commission, and compelling the production of books of accounts and document or maximum 15 working days। ठीक है, मतलब सिंपल है यार, इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पावर जो सिविल कोड का है, और ये जो पावर्स लिखे ना पूरा कॉमन पावर है। तुमको किसी भी एक्ट में, फेमा एक्ट वगैरह बहुत सारी जगह तुम लोग को ये वाला पावर यूज आएगा सिविल कोड का, तो इसको यहीं लर्न कर लेना, हर जगह यही वाला चिपका देना, राइट होगा आंसर। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस, इन एग्जामिनिंग हिम ओथ, इशूइंग कमीशन, कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज के लिए रख सकता है आईटी अथॉरिटीज। कितने वर्किंग डेज के लिए रख सकता है, 15 वर्किंग डेज के लिए रख सकता है। आईटी अथॉरिटी किसी भी आदमी से इंफॉर्मेशन मंगा सकता है, इवन इफ नो प्रोसीडिंग आर पेंडिंग, यानी अगर तुमको 142(1) का नोटिस नहीं आया, ठीक है, फिर भी वो तुमसे इंफॉर्मेशन मंगा सकता है, ऐसा पावर है। कौन मंगा सकता है, आईटी अथॉरिटीज। यानी जरूरी नहीं है 142(1) आए, वो डायरेक्टली तुमको नोटिस दे देगा कि हमको ये इन्फॉर्मेशन ला के दो, और तुमको देना पड़ेगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी may inspect a copy of any register of the company, all proceeding deems to be judicial proceeding under IPC। अगर कोई प्रोसीडिंग करता है इनकम टैक्स अथॉरिटी तो माना जाएगा आईपीसी के तहत हुआ है, जुडिशियल प्रोसीडिंग। ओके, तो यहाँ एंड होता है अपना आईटी अथॉरिटी वाला चैप्टर का पार्ट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये चार्ट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, अच्छा मैं शेयर कर दूंगा इसको, इसको ले लेना। अब इस चार्ट का नेक्स्ट पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे, कल थोड़ा बड़ा क्लास रखेंगे। समझ गए आप? चलो रिकॉर्डिंग वालों बाय बाय, टेक केयर। यूट्यूब पे डालूंगा, यूट्यूब वालों तुम लोग भी देख लेना।